राघव सिंघानिया इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर सोए हुए नींद में भी सिया का नाम बड़बड़ाए जा रहा था। सिया, सिया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? और इतना कहकर राघव एक झटके से उठ गया। उठते ही राघव ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां नंदिनी नहीं थी। नंदिनी को वहां न पाकर राघव ने तुरंत अपने कोट की जेब में हाथ डाला और हाथ डालते ही जब उसे कुछ नहीं मिला तो चिल्लाते हुए बोला, मेरा फोन कहाँ गया? राघव ने बेड पर लगी साइड टेबल की दराज को खोला तो उसके अंदर राघव का फोन, पर्स और वो ब्रेसलेट जो सिया के पास था। उस ब्रेसलेट को देखते ही राघव को तुरंत सिया की याद आ गई। राघव ने ब्रेसलेट को अपने हाथ में उठाया और कुछ सोचते हुए बोला, मेरा ब्रेसलेट जो मां ने मुझे दिया था और मेरे दिल के बहुत करीब था, लेकिन आज इसी ब्रेसलेट की वजह से सिया मुझसे नफरत करती है। पता नहीं मेरे साथ ये सब कौन कर रहा है? कौन मेरी चीज चुराकर मेरे नाम से उन लड़कियों के साथ ये घिनौना काम कर रहा है? लेकिन मैं सिया को कैसे यकीन दिलाऊं कि इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है? तभी राघव को अचानक से सिया की याद आई और उसने अपने फोन से किसी को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो इंस्पेक्टर जाधव, अगले 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी पत्नी सिया जैन की खबर चाहिए, वरना मैं पूरी मीडिया के सामने बता दूंगा कि कैसे तुमने मनोज की बहन के केस को रफा दफा कर दिया था। इतना कहकर राघव ने तुरंत फोन काट दिया। फोन काटते ही राघव ने साइड टेबल से अपना पर्स निकाला और अपने पर्स में लगी हुई सिया की फोटो को देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सिया, अब तक मैं तुम्हें गलत समझ रहा था। मैंने सोचा तुमने जानबूझकर मुझे जेल भेज दिया, लेकिन तुम तो मेरे जेल में रहने से भी बड़ा ट्रोमा बर्दाश्त कर रही थी और ऊपर से मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी कर ली और सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी मानने से भी इनकार कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता उस वक्त तुम पर क्या बीती होगी। और ये सब बोलकर राघव दुखी हो गया। फिर कुछ देर बाद राघव ने अपने आप से एक प्रॉमिस करते हुए कहा, सिया, अब मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। भले ही मैंने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी की, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने के सारे हक दूंगा। बस तुम वापस लौटकर आ जाओ। कहाँ हो तुम सिया? सिया की तस्वीर के साथ बातें करने में राघव इस वक्त इतना बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। लेकिन तभी राघव ने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो अभी इंस्पेक्टर जाधव को दिए हुए टाइम में 1 मिनट बाकी थी। 1 मिनट पूरी होते ही राघव ने दोबारा से इंस्पेक्टर जाधव के पास फोन किया और बोला, कहाँ है सिया? जल्दी बताओ, मुझे सिया के पास जाना है। तभी फोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर जाधव ने डर से हकलाते हुए कहा, सॉरी भाई, पर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। दरअसल वो गुंडे यहाँ के नहीं थे जिन्होंने भाभी को किडनैप किया। वो लोग रात को यहाँ आए थे और सुबह होते ही यहाँ से गायब हो गए। प्लीज भाई, थोड़ा टाइम। इंस्पेक्टर जाधव के रिक्वेस्ट करने पर राघव ने उसे मौका देते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, वैसे तो मैंने तुम्हें 1 घंटा दिया था, लेकिन तुम अपना काम करने में नाकाम रहे। फिर भी मैं तुम्हारे बीवी बच्चों पर तरस खाकर तुम्हें एक मौका दे ही देता हूं। लेकिन याद रखना, सिर्फ 1 घंटा है तुम्हारे पास, उससे ज्यादा 1 सेकंड नहीं। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया। फोन काटते ही राघव अपने बेड से नीचे उतरा और उस कमरे में यहां से वहां चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते हुए राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाकर बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि ये काम उस इंस्पेक्टर के बस में है। मैं यहां बैठकर उस इंस्पेक्टर के फोन का इंतजार नहीं कर सकता। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर तब तक सिया को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे कुछ सोचना ही होगा। और फिर काफी देर तक कुछ सोचने के बाद खुश होते हुए राघव ने कहा, मिल गया रास्ता। और इतना कहकर राघव ने दोबारा किसी को फोन मिलाते हुए बोला, हेलो विक्रम, सॉरी यार, इतनी सुबह सुबह तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूं, लेकिन अगर ये काम जरूरी नहीं होता तो मैं तुझे कभी फोन नहीं करता। फोन के दूसरी तरफ से विक्रम की आवाज आई, ओह कम ऑन राघव, कैसी बात कर रहा है यार तू मेरा यार है, मेरी जान है। सुबह तो क्या, अगर आधी रात को भी तू मेरे पास फोन करके कहेगा कि तुझे मेरी जरूरत है तो तेरा ये भाई 1 सेकंड नहीं लगाएगा तेरे पास आने में। तू बता तो सही, क्या हुआ? विक्रम की बात सुनकर राघव के मन में जैसे जोश आ गया और उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कहा, अरे भाई सिया कल रात से गायब है और कहीं नहीं मिल रही। उस रिश्वतखोर जाधव का कहना है कि सिया को किडनैप करने वाले आदमी यहां से नहीं बल्कि बाहर से आए थे। तू तो ट्रैफिक पुलिस में अफसर है ना, तो तू पता करके बता सकता है कि कल रात को मुंबई में कौन आया था और सुबह कौन गया। तभी विक्रम ने हिचकिचाते हुए कहा, माफ करना यार,
लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? मुंबई में तो रोज लाखों गाड़ियां आती हैं। उनमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गुंडे कहाँ से आए थे? किस स्टेट से आए थे? उस स्टेट का अगर एक बार तू नाम बता देता तो। तभी राघव ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। उन लोगों ने धोती कुर्ता पहने हुए थे और उनके सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन रखी थी। हो ना हो, वो आदमी राजस्थान से ही थे। तुम बस इतना पता करके बताओ कि कल रात में ऐसी कौन सी गाड़ी थी जो राजस्थान से आई और सुबह वापस चली गई। तभी विक्रम ने कहा, ठीक है भाई, तू बस 10 मिनट वेट कर, मैं तुझे अभी बताता हूँ। एक्साइटमेंट में राघव उस कमरे में इधर से उधर घूमते हुए कम से कम 1000 बार चक्कर काट चुका था और बार बार फोन की तरफ देख रहा था। फाइनली लगभग 8 मिनट बाद विक्रम का फोन आया तो राघव ने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना फोन उठाया और बोला, कुछ पता चला विक्रम? उधर से विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर राघव सिंघानिया, तेरी मिसेस सिया सिंघानिया का पता चल गया। वो गाड़ी RJ15 मतलब जैसलमेर की गाड़ी थी और उस गाड़ी को जब मैंने सीसीटीवी में ध्यान से देखा तो उसमें बैठे सभी आदमियों के सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी थी। हो ना हो तेरी सिया इस गाड़ी में ही थी और वो लोग सिया को जैसलमेर ही लेकर गए हैं। पर तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बता दूंगा कि वो गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ गई। इतना सुनते ही राघव खुशी से चिल्लाते हुए बोला, मेरे भाई, मेरी जान, मुझे पता था एक तू ही है जो ये काम कर सकता है, तेरे अलावा कोई और नहीं। बस एक बार बता दे कि मेरी सिया कहाँ है। उसके बाद तभी फोन के दूसरी तरफ से विक्रम ने कहा, हाँ मुझे पता है, उसके बाद उन गुंडों का बचना नामुमकिन है जिन्होंने तेरी सिया को हाथ लगाया है। कॉलेज के दिनों से तुझे जानता हूं यार कि तू सिया का कितना बड़ा आशिक है। चल अब मैं फोन रखता हूं, सिया भाभी का पता भी तो लगाना है। तभी राघव ने अपने व्हाट्सएप से एक क्लिप किसी के पास भेजते हुए उसके पास फोन करके बोला, इस क्लिप को अभी के अभी लाइव चला दो और आज सुबह की पहली ब्रेकिंग न्यूज बना दो इंस्पेक्टर जाधव को। इतना कहकर राघव ने फोन काट दिया और इंस्पेक्टर जाधव के पास फोन करते हुए बोला, क्या हुआ इंस्पेक्टर जाधव, तुमने सिया का पता लगाया? वैसे तुम्हें पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जाधव टेंशन में आ गया और फोन पर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, लेकिन भाई क्यों, मैं पता कर रहा हूं ना, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। तभी राघव ने झुंझलाकर कहा, अबे ओ जाधव, मुझे पता है तेरे जैसे घूसखोर इंस्पेक्टर सिर्फ किसी को जिंदा दफन कर सकते हैं, किसी को ढूंढना तुम्हारे बस की बात नहीं है। वैसे तुम न्यूज सुनते हो? अगर नहीं सुनते तो सुनो, क्योंकि आज की ब्रेकिंग न्यूज तुम ही हो मिस्टर जाधव। इतना कहते ही राघव ने फोन कट कर दिया और खुशी के मारे अपने पर्स में लगी सिया की तस्वीर को किस करते हुए बोला, सिया मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। क्या राघव सिंघानिया ने अपने दोस्त विक्रम से उन गुंडों का पता जान लिया था कि वो लोग सिया को लेकर कहाँ गए हैं। इसलिए राघव ने तुरंत जैसलमेर निकलने का फैसला लिया। यही फैसला लेकर राघव जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा तभी नंदिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नंदिनी को अपने सामने देखकर राघव उसे इग्नोर करते हुए निकलने लगा तो नंदिनी दरवाजे ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर लगाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। नंदिनी को अपना रास्ता रोकते देख राघव ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम, मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन नंदिनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं राघव, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है तुम यहां से सीधा उस लड़की सिया के पास जाओगे। राघव, तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो सिया यही तो चाहती है कि तुम उसके पास आओ और वो तुम्हें कुछ कर दे। राघव ने झुंझलाकर नंदिनी से कहा, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो नंदिनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही सिया के साथ कुछ किया? उसे जैसलमेर भेजने के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है नंदिनी? नंदिनी ने राघव को जवाब देते हुए कहा, देखो राघव, मैं ये जरूर चाहती थी कि उस लड़की को तुम्हें जेल भेजने की सजा मिले, इसीलिए मैं उसे किडनैप करके उससे पूछना चाहती थी कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे गुंडों की तो तुमने धुलाई कर दी थी ना। तभी राघव ने सिया के बारे में सफाई देते हुए कहा, देखो नंदिनी, तुम जैसा सोच रही हो सिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिया को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगा। राघव की बात पर नंदिनी ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी गलतफहमी? राघव, किस गलतफहमी की बात कर रहे हो तुम? तुम कहना चाहते हो कि किसी गलतफहमी के चलते उसने तुम्हें जेल भेज दिया? तभी राघव ने नंदिनी से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं अभी दिखाता हूं सबूत।
इतना कहकर राघव ने अपनी जेब से अपना ब्रेसलेट निकाला और उसे नंदिनी की तरफ दिखाते हुए बोला, इस ब्रेसलेट के बारे में जानती हो तुम? ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए नंदिनी ने चिल्लाकर कहा, ये तो तुम्हारा वही ब्रेसलेट है जो गायब हो गया था, लेकिन ये तुम्हें कहां से मिला और किसके पास था? राघव ने नंदिनी से कहा है, ब्रेसलेट सिया के पास था और इसी ब्रेसलेट की वजह से सिया को लगा कि उसके साथ जबरदस्ती करने वाला मैं हूं। तुम्हें पता है नंदिनी, उसकी सभी दोस्तों के पास मेरी कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से वो सब भी मुझे ही दोषी मानती हैं उनके साथ गलत होने के लिए। राघव की बात सुनकर नंदिनी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? राघव, सिया की दोस्तों के साथ भी जबरदस्ती हुई है? लेकिन ये सब किसने किया राघव? राघव ने नंदिनी से कहा, वही तो मुझे पता लगाना है कि कौन है जो मेरी बचपन से जुड़ी हुई यादों का फायदा उठाकर मुझे इस घटिया कांड में घसीट रहा है। लेकिन वो सब मैं बाद में पता लगा लूंगा। पहले मुझे सिया को बचाना है, उसके लिए मुझे जैसलमेर जाना पड़ेगा। नंदिनी ने राघव से सवाल करते हुए कहा, लेकिन राघव, तुम्हें कैसे पता कि सिया जैसलमेर में है? कहीं और भी तो हो सकती है ना? मतलब जैसलमेर से तो उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राघव ने मुस्कुराकर नंदिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुंबई के किसी भी गुंडे में इतना दम होगा कि वो राघव सिंघानिया की पत्नी को हाथ लगाएगा? सिया पूरी मुंबई में कहीं भी होती तो अब तक मुझे पता चल चुका होता। वैसे भी इंस्पेक्टर जाधव। इतना कहकर राघव चुप हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, मुझे विक्रम ने बताया कि सिया जैसलमेर में है। अब देखना नंदिनी, मैं सिया के पास जाऊंगा और वहां जाकर हम दोनों के बीच जितनी भी गलतफहमी है उन सबको दूर कर दूंगा और साथ ही यह भी पता लगाऊंगा कि आखिर कौन है जो मेरे नाम से लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतना सुनते ही नंदिनी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो राघव, मैं हूं ना। तुम जैसलमेर जाकर अपनी सिया को बचाओ, तब तक मैं पता लगाती हूं कि इन सब के पीछे कौन है जो तुम्हारे और सिया के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करना चाहता है। नंदिनी के मुंह से यह बात सुनकर राघव को अच्छा लगा और उसने नंदिनी को अपने गले लगाते हुए बोला, मुझे पता था तुम मान ही जाओगी, इसीलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी कही हर बात पर विश्वास करती हो। ठीक है नंदिनी, अब मैं चलता हूं। नंदिनी ने सहमति जताते हुए हां में अपना सिर हिलाया। राघव ने नंदिनी की तरफ देखा और मुस्कुराकर हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही राघव सीधा अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ गया और जैसलमेर के लिए निकल पड़ा। इधर सिया जैसलमेर के रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी के किसी अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। इस वक्त सिया ने अभी भी होटल के कुक वाले कपड़े ही पहने हुए थे, इसलिए उसे ठंड की वजह से कंपक भी आ रही थी और वो इस कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर सिया ने अपने आप से कहा, ये आवाज तो सुनी हुई सी लग रही है, किसकी आवाज है ये? लेकिन यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है, यहाँ कौन हो सकता है? ये जरूर वही आदमी होगा जिसने मुझे किडनैप किया है। तभी सिया कांपते हुए उस कमरे के कोने से उठी और इस कमरे की खिड़की से झांकते हुए दूसरे कमरे में देखने लगी। वहां उसे एक आदमी की कड़क आवाज सुनाई दी, देखो तुम्हें इस लड़की को मारना नहीं है, बस प्यार से इससे पूछना है कि वो जादुई किताब कहाँ है जिसे उसने छुपा कर रखा है। अगर ये नहीं माने तो इसके भाई रॉकी को उड़ा देना। उस आदमी के मुंह से रॉकी का नाम सुनते ही सिया के होश उड़ गए। तभी सिया को याद आया कि जब वो गुंडे सिया को अपने साथ लेकर आ रहे थे तभी उनमें से एक आदमी ने रॉकी को अपनी गोद में उठाया था और फिर उन लोगों ने रॉकी को गाड़ी में आगे बिठाया और सिया को पीछे डिग्गी में डाल दिया। लेकिन जब जैसलमेर में आने के बाद सिया को गाड़ी की डिग्गी से उतारा तो रॉकी वहां नहीं था। लेकिन इस आदमी के मुंह से रॉकी का नाम सुनते ही सिया ने डर से कांपते हुए अपने आप से कहा, नहीं, रॉकी को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरे रॉकस्टार की रक्षा करना। पता नहीं ये आदमी कौन है, मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं और कौन सी किताब चाहिए इन्हें मुझसे? मेरे पास तो कोई किताब नहीं है। और ये आवाज, इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा जैसे मैं इस आवाज को काफी बार सुन चुकी हूँ। किसकी है ये आवाज? एक तरफ सिया अपने भाई को लेकर परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हर खतरे से बेखबर राघव सिया की खोज में निकल पड़ा और खुश होकर गुनगुनाते हुए तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था ताकि जल्दी से जल्दी अपनी सिया के पास पहुंच सके। लेकिन राघव आने वाले खतरे से बिल्कुल